हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूजीसी नेट एग्जाम, टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम। इसके अलावा राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, कुछ कोटेशन होंगे आपके, इसके अलावा बेस्ट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर से संबंधित होंगे, और कुछ आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है आपके पास कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं उनका जो टर्म होता है वो कितना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तीसरा है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और लास्ट है आपके पास 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। तो जब हम बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की, तो उनका जो टर्म होता है वो होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आपका पहले हो, और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो है आपका वर्तमान समय में एक बहु सदस्यीय निकाय है, जिसमें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह और परामर्श के आधार पे की जाती है। और उनका जो टर्म होता है, जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका होता है आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी आपका पहले हो। और जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में, और भाग 15 में इसका उल्लेख किया है। और इसका मुख्य कार्य है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना। इसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि मतदाता सूची जारी करना, इसके अलावा फोटो पहचान पत्र, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, और राजनीतिक पार्टियों को रजिस्टर करना। तो अन्य कार्य भी आपसे पूछे जाते हैं। तो मूव करते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई थी। तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान के लिए अलग राज्य के रूप में आपका आवाज कब उठाई थी? तो वो उठाई थी आपका वर्ष 1940 में। अगर डेट की बात करें तो 23 मार्च 1940 में जो लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, वहां पे आधिकारिक तौर पे एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका नाम था आपका पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसको कि आपका लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है। यहीं से उन्होंने एक अलग राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र की मांग को औपचारिक रूप प्रदान किया था। तो जब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग कब की थी, अलग राज्य की, तो वो था आपका 23 मार्च 1940 में। तो वहां पे आधिकारिक तौर पे लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसको कि लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी आपका जाना जाता है, और यहीं पे उन्होंने आधिकारिक तौर पे एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। तो जब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी दिसंबर यानी 30 दिसंबर 1906 को, और इनकी स्थापना की थी 2 व्यक्तियों ने, जिसमें है सलीमुल्लाह खान और दूसरे हैं आगा खां के द्वारा की गई थी। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पाकिस्तान शब्द की, तो पाकिस्तान शब्द आप सभी जानते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे जिनका नाम था रहमत अली, उनके द्वारा कॉइन किया गया था। 1909 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था नाउ आर अवर नेबर्स। तो इसमें उन्होंने पाकिस्तान शब्द कॉइन किया था, जिसका मीनिंग भी आपका डिफरेंट होता है। जैसे पाकिस्तान मतलब यहाँ पे कश्मीर, अन्य जो रीजन है सिंध, ये सभी इसी के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1940 में, 23 मार्च 1940। तीसरा प्रश्न है आपका लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, और विभाग से संबंधित स्थायी समिति लोकसभा की व्यवस्था समिति। तो जब हम बात करते हैं जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है टोटल,
तो उसमें होते हैं टोटल आपके 22 सदस्य, जिसमें 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से। उसके बाद हम बात करते हैं एस्टिमेट कमेटी, जो कि आपकी काफी बड़ी होती है और इसमें जो सारे मेंबर्स हैं वो आपके लोकसभा से होते हैं, जिसमें कि टोटल आपके 30 सदस्य होते हैं। और चौथा आता है आपका विभाग से संबंधित जो समितियां, सदस्यीय समितियां होती है, वो उसका आंसर है आपका 45 सदस्य उसमें हो सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा की व्यवस्था समिति में आपके 15 टोटल सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए का हुआ आपका 2। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। तो जब हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की, तो इसकी स्थापना आपका 1921 में की गई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट समिति है। चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत की आकस्मिकता निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है? यानी जो आकस्मिकता निधि होती है उसको आपका राष्ट्रपति के अंतर्गत रखा जाता है। और ये किस आर्टिकल में आपकी आती है? 267 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के। और ये आपका 1950 में स्थापित की गई थी। और यहाँ पे इस जो निधि है आकस्मिकता निधि, इसका कार्य होता है किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना, इसका मुख्य कार्य होता है। और राष्ट्रपति के अंतर्गत इसको रखा जाता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक निकाय संविधानेतर है? यानी जो कि आपका एक सांविधिक निकाय नहीं है। जब हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग जिसका उल्लेख आपका आर्टिकल 280 में आपका किया गया है और इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं हर 5 साल में। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद 263 आर्टिकल में आता है और 1990 में आपकी बनी थी, केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, तो एक आता है 329 में और दूसरा आता है आपका 338 ए में। फिर आता है योजना आयोग, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। तो आप सभी जानते हैं योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और जिसका मेन कार्य था भारत के लिए योजनाएं बनाना, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं जो होती थी वो आपकी योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी। और ये एक परामर्शदात्री, एक सलाहकारी निकाय हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें योजना आयोग, तो इसको खत्म कर दिया गया है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको भी आपका आधा ही में खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद आपका नीति आयोग की स्थापना की जाती है 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। तो वर्तमान समय में इसका जो स्थान है वो आपका नीति आयोग ने ले लिया है। और जब हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो जो योजना आयोग था ये आपका टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग बनाता था, लेकिन जो नीति आयोग है ये बॉटम टू टॉप यानी नीचे से ऊपर की ओर आपका पॉलिसी निर्माण करता है। फिर आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का, सुभाष कश्यप का, डीडी बसु का या आइवर जेनिंग्स का। तो जब हम बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, तो ये कथन है किसका? केटी शाह का। तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा चेक है जो कि आपका बाध्यकारी नहीं है, राज्य की इच्छा है, सरकार की मर्जी है, वो इसके जो इसमें कहा गया है उसको ध्यान में भी रख सकती है या नहीं भी रख सकती है, तो इनकी इच्छा पे आपका निर्भर करता है। तो ये आपका केटी शाह का स्टेटमेंट है जो कि आपका पूछा जाता है। इसके अलावा आइवर जेनिंग्स की अगर बात करते हैं, तो आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग आपका कहा था, तो ये भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान ने बहुत सारी चीजें आपकी बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी ली है, जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति का प्रोविजन, उपराष्ट्रपति का प्रोविजन, डीपीएसपी, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो चीजें ली है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और यहाँ पे जो 200 से ज्यादा जो धाराएं थी उसका या तो उसको मतलब जैसी थी उसको वैसे ही इंडिया के बाद के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, या तो उसमें थोड़ा सुधार किया गया, तब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें डाला गया। तो इसका
भारत शासन अधिनियम 1935 का राइट आंसर है आपका। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। आप सभी जानते हैं कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसी के तहत भारतीय जो संविधान होता है उसका निर्माण किया जाता है और यहाँ पे एक संविधान सभा आपकी क्रिएट हो जाती है, बनती है। और यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे आपके, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका जो क्रिप्स थे वो आपका 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसका उद्देश्य था कि डोमिनियन स्टेट देंगे आपका युद्ध के बाद। तो पहले आप हमारे साथ युद्ध लड़िए, आप जब हम युद्ध में विजेता हो जाएंगे तो आपको संविधान। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, जैसे महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक भी आपका कहा था किसको, क्रिप्स मिशन को। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न पे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जब हम बात करते हैं संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, जिसका नाम है आपका पांडु लेखन समिति, भी इसको कहा जाता है आपका पांडु लेखन समिति। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है आपका मसौदा समिति। इसके अलावा इसको किसने बोला था कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है? ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट में आया था कि प्रारूप समिति को किसने कहा था कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है, और इसका राइट आंसर है आपका नसीरुद्दीन अहमद। इन्होंने बोला था प्रारूप समिति ड्रिफ्टिंग कमेटी थी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी को इन्होंने ड्रिफ्टिंग कमेटी आपका बोला था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे इसमें, जिसका उद्देश्य था भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करना। और बहुत सारे जो 2 मेंबर्स थे, आपको पता होगा कि बाद में एक मेंबर्स की मृत्यु हो जाती है और एक मेंबर्स आपका मतलब यहाँ इसको छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी जगह पे आपके 2 नए मेंबर्स की नियुक्ति यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक की जब हम बात करते हैं वो है अबुल कलाम आजाद, जो कि नेहरू मंत्रिमंडल में आपके शिक्षा मंत्री थे। और इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी? आपकी 1959 में लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध मैगजीन है जिसका नाम है आपका अल हिलाल। ओके, क्या नाम है? अल हिलाल। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इनकी फेमस बुक है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा इन्होंने अपनी डॉटर को बहुत सारे पत्र आपके लिखे थे, इंदिरा गांधी जब आपकी विदेश में पढ़ती थी। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है जिसका नाम है आपका नेशनल हेराल्ड, जो कि आपका 1938 में आपका आया था। और इसके अलावा हम जब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण आप सभी जानते हैं आपका जो पार्टी लेफ्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इन्होंने भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, फिर आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। इमरजेंसी के टाइम इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान रहा था इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आपका नारा दिया था। इनकी प्रसिद्ध बुक है आपकी प्रिजन डायरी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमने बात की थी, इनकी फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आपका जो आजादी तक भारत का जो संघर्ष रहा उसके बारे में आपकी बात की गई थी। और इन्होंने ये बुक 1942 से 44 में आपका लिखा था, अहमदनगर जेल में जब वो थे। तो बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं। जब आपका महात्मा गांधी की न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में निकाली गई थी। इंडियन ओपिनियन यानी भारत के लोगों का क्या ओपिनियन है। उसके बाद बात करते हैं नवजीवन हो गया, आपका हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया। इसके अलावा गांधी जी की फेमस बुक की अगर बात करें हिंद स्वराज, जहाँ पे वो आधुनिकरण, मशीनीकरण, इन सब का विरोध करते हैं, जो आधुनिक सभ्यता है। 1909 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। इसके अलावा इनकी जो आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो कि 1927 में इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा इंडिया के बारे में इनके जो सपने थे, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स करके इनकी भी एक इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अलावा इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट नाम से एक आश्रम की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा इन्होंने सेवाग्राम, साबरमती, कोचरब, बहुत सारे आश्रम भी आपके बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका आज का 11वां क्वेश्चन होगा। तो 10वां का आपका आंसर था ऑप्शन नंबर
बी। अब आपका मूव करते हैं 11वां क्वेश्चन पे। तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उन्होंने 1936 में एक पार्टी बनाई थी जिसका उद्देश्य था आपका ब्राह्मणवाद, फांसीवाद, पूंजीवाद, जो समाज में बहुत सारी जो वो है उसका मतलब उसके विरोध में, और समाज में बदलाव करना, जहाँ पे जो जातीय अत्याचार है, जो बहुत सारे लोगों के साथ शोषण होता है, खास करके जो पीड़ित वर्ग है, जो लोअर क्लास है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। इसके अलावा 1942 में अनुसूचित जाति संघ करके इन्होंने एक मतलब कास्ट फेडरेशन करके इसका नाम था। फिर आपका आता है 1956 में इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपकी बनाई थी, लेकिन ये पार्टी आपकी इनकी मृत्यु के बाद आपकी फोर्स में आती है। तो जब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनकी बहुत सारे आपकी मैगजीन है, जैसे आपने सुना होगा समता हो गई, जनता हो गई। तो समता की अगर हम बात करें तो 1928 में उन्होंने ये लिखी थी। इसके अलावा जनता हो गया, ये आपका 1930 में इनके द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से इन्होंने एक वो बनाया था 1924 में, और मूक नायक नाम से इनकी एक पत्रिका है जो कि 1920 में इन्होंने निकाली थी, जो कि आपके मूक नायक मतलब इस तरह से उसका शीर्षक था। फिर आपका जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट आपने सुना होगा, कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इसके अलावा आपने हाल ही में आपका न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था महाड़ सत्याग्रह पे, जहाँ पे कि आपको पानी पीने की अनुमति तक नहीं थी आपको। जब ये स्कूल में आपका पढ़ते थे तो वहां पे आपको ऊपर से, लेकिन जब पानी देने वाला आता था तभी इनको पानी आपका मिलता था। तो महाड़ सत्याग्रह जो कि आपका कब हुआ था? 20 मार्च, उसकी एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें 20 मार्च 1927 में। तो इस साल उसके आपका 2027 में लगभग 100 साल के अराउंड आपके पूरे हो रहे हैं। तो ये आपका काफी न्यूज में रहा था। तो इसके जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी। और जब हम बात करते हैं एम.एन. रॉय की, तो एम.एन. रॉय के बारे में आपने सुना होगा कि ये मार्क्सवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे। ये भी आपका पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात आपका करते थे। और महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। तो आप सभी जानते हैं जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा के लिए आपके चुनाव आयोजित किए गए थे। तो ये आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे आयोजित किए गए थे, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से आपका निर्वाचन यहाँ पे हुआ था। जनता ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आपका यहाँ पे नहीं किया था। इसके अलावा यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि 10 लाख लोगों पे आपका एक प्रतिनिधि चुना जाता था, तो ये था इसके बारे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट है आपका हंटर कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो हंटर कमेटी रिपोर्ट 1857 के विद्रोह से, 1896 से 97 के अकाल से, या जलियांवाला बाग के दुख से, या आपका बंगाल विभाजन से। तो हंटर कमेटी रिपोर्ट आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि मतलब बहुत सारा मसैकर वहां पे हुआ था 14 अप्रैल 1919 में। तो यहाँ पे जो 2 लोग थे आपके, एक तो थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। तो वहां पे बहुत मतलब उनको छुड़वाने के लिए एक जनसभा का आयोजन वहां पे किया गया था। इसके अलावा रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी विद्रोह किया गया था। तो ये आपका अमृतसर में बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। तो जनरल डायर ने अपने लोगों को उन पे गोली चलाने का आदेश आपका दिया था। तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु यहाँ पे हो जाती है, बहुत सारे लोग आपका मरते हैं। तो बहुत सारे जो थिंकर होते हैं उस समय के, इनको क्रिटिसाइज आपका करते हैं। तो यहाँ पे आपका जब बात करें, गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की जो उपाधि थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको दी गई थी 1915 में, वो भी आपका लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उनका टाइटल था नाइटहुड का, वो भी उन्होंने वापस कर दिया था। और जलियांवाला बाग के दुख में आपका हिल्टन कमेटी आपकी बनी थी। इसमें आपका टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें कि 5
ब्रिटेन के थे और 3 आपका भारतीय थे। और इस कमेटी की जब ये रिपोर्ट आती है, इन्होंने जनरल डायर को दोषी नहीं माना था, उसको बरी कर दिया था। तो इसमें पूरी तरह से उस समय ब्रिटिश प्रभुत्व था। नेक्स्ट आता है नेहरू समर्थक थे, तो पूंजीवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद के, साम्यवाद के या अराजकतावाद के। तो आप सभी जानते हैं जब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो वो आपका लोकतांत्रिक समाजवाद के संस्थापक थे। उनका मानना था कि अगर आपको चेंज समाज में लाना है, परिवर्तन लाना है, तो आप एक झटके में नहीं ला सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध तरीके से आपका परिवर्तन ला सकते हैं, जिसके लिए आपको क्रांति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फेबियन सोसाइटी जो आपका ब्रिटेन में आपकी बनी थी, उससे काफी प्रभावित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के मार्ग का अनुसरण करते थे, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को आपका फॉलो करते थे। इसके अलावा इन्होंने जो मॉडल अपनाया वो था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का, जहाँ पे कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों को अपना करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को आपका आगे बढ़ाया जा सके। तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना जो कि सोवियत संघ में आपकी फॉलो की जाती थी, वहां पे इंडिया में भी इसको आपका अपनाया था। फिर आपका मूव करते हैं आगे, तो यहाँ पे आपको कुछ सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन आपके दिए हुए हैं, उसको मैच करना है आपको। तो तेभागा आंदोलन ये आपका एक किसान आंदोलन था। फिर आता है सत्यनामी आंदोलन, तो ये आपका जनजातीय आंदोलन था। फिर आपका चिपको आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन था। फिर आता है निर्भया आंदोलन नारीवादी आंदोलन था। तो इसमें से आपको बचाना है कि कौन सा आपका त्रुटिपूर्ण है, कौन सा आपका सही नहीं है। तो वो है आपका सत्यनामी आंदोलन। तो तेभागा आपका किसान मूवमेंट था। चिपको आंदोलन आपको सभी को पता होगा कि 26 मार्च 1974 को चमोली जिले के रैनी गांव से आपका प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे वनों की कटाई के खिलाफ आपका ये था, सरकार ने आपका आदेश दिया था कि आप जो वन है आपके, खास करके बांस के जो पेड़ है उनको काटने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो महिलाएं थी लाइक गौरा देवी हो गई, इसके अलावा बहुत सारे लोगों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आपने सुना होगा। फिर आता है सत्यनामी आंदोलन। तो जब हम बात करते हैं सत्यनामी जो मूवमेंट था, वो आपका सामाजिक आर्थिक विषमता के खिलाफ आपका हुआ था। समाज में जो सामाजिक आर्थिक विषमता थी उसको दूर करने के लिए, जो जातिवाद था उसको दूर करने के लिए, इसके अलावा मानव को एक करने के लिए ये आंदोलन आपका झारखंड में हुआ था। आपने गुरु घासीदास पहाड़ी का नाम सुना होगा। तो गुरु घासीदास के द्वारा ये आंदोलन आपका शुरू किया गया था, जिसका नाम है आपका सत्यनामी आंदोलन। तो कई बार आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है निर्भया आंदोलन। तो ये आपको पता होगा कि जो निर्भया कांड हुआ था उसके खिलाफ आपका ये हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट नहीं था। फिर आपका 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसने यह कहा था कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। तो ये कथन है किसका? श्री औरोबिंदो का, M.K. गांधी का, या सुभाष चंद्र बोस का, या M.N. रॉय का। तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी जो थे वो आपका राजनीति को धर्म से जोड़ना चाहते थे, और वहां पे जो नैतिकता होती है धर्म में उसको इंक्लूड करना चाहते थे, और राजनीति का आध्यात्मिककरण करना चाहते थे। और इसकी जो प्रेरणा थी वो उन्होंने अपने जो राजनीतिक गुरु थे उनके, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे ली थी। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो धर्म का अर्थ आपका नहीं जानते हैं। तो ये गांधी जी का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। इसके अलावा कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो जब हम बात करते हैं कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की, तो वहां पे आपका मंडल निर्माण करने वाले जो राज्य है उनकी संख्या आपकी कितनी है? 12 है। तो आपने सुना होगा बिजली किसु हो गए, मित्र आर्य मित्र करके। तो मंडल सिद्धांत कौटिल्य का, जो कि आपका विदेश नीति से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आपका रिलेटेड है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। फिर आता है मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? तो कौन ऐसा थिंकर है जो कहता है कि मार्क्सवाद आपका युग का भ्रम है? और ये कथन है किसका? लॉर्ड एक्टन का, एरन का, कार्ल पॉपर का, या लास्की का। तो ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का, जो कि आपका यूके से बिलोंग करते थे, वहां के एक राजनीतिक विचारक थे।
तो इन्होंने बोला कि मार्क्सवाद युग का भ्रम है। इसके अलावा कार्ल पॉपर का नाम आपने सुना होगा कि खुले समाज का दुश्मन यानी ओपन सोसाइटी करके इन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें प्लेटो, हीगल, मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन इन्होंने बोला है। लास्की जो कि एक बहुलवादी थिंकर है, बहुलवादी विचारक है। फिर आता है अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो कौन कहता है कि अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत मतलब वो है। और दो वर्ग है आपका समाज में, इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा आपका वर्ग संघर्ष चलता है साधनों को लेकर। एक जो है आपका साधन संपन्न है जिसके पास सारे उत्पादन के साधन है, लेकिन दूसरा जो है शोषित है, उसके पास कुछ भी उत्पादन के साधन आपका नहीं है। तो ये फेमस स्टेटमेंट है आपका कार्ल मार्क्स का। तो वर्ग संघर्ष आपका पता होगा कि बुर्जुआ वर्ग जो कि पूंजीपति वर्ग है और सर्वहारा जो कि आपका मजदूर वर्ग है। और जब तक कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो समाज, जो आपका उत्पादन के साधन है, जो आपका सत्ता है, वो आपका मजदूर वर्ग के हाथों में नहीं आ जाएगी, तब तक ये वर्ग संघर्ष आपका चलता रहेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है किस एक विचारक की यह मान्यता है कि राज्य उत्पीड़न का यंत्र है। तो राज्य को उत्पीड़न का यंत्र कौन मानता है? तो ये है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य वर्ग विभेदीकरण का यंत्र है, जहाँ पे जो शोषक वर्ग होता है, मतलब जो एक वर्ग जो कि शोषण करता है, दूसरा जो कि आपका शोषित वर्ग होता है, और ये एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, इसलिए राज्य जो है आपका शोषण करने का यंत्र है। तो ये कार्ल मार्क्स का आपका स्टेटमेंट है। इसके अलावा दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो दास कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये 1848 में कार्ल मार्क्स के द्वारा आपका लिखा गया था। तो काफी प्रसिद्ध कथन है। इसके अलावा टू ट्रीटीज ऑन लिबर्टी, तो ऑन लिबर्टी इसको कह सकते हैं इस बुक को। तो ये किसकी है? 1859 में ये बुक आपकी लिखी गई थी। तो ये है जेएस मिल की बुक, जहाँ पे इन्होंने हम प्रिंसिपल के बारे में आपका बात की है। एक तरफ आपके बोलते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग जो आत्म संबंधित कार्य होते हैं, जहाँ पे जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति पे पड़ता है, लेकिन दूसरे जो अदर रिगार्डिंग कार्य होते हैं उसका प्रभाव अगर दूसरे व्यक्तियों पे आपका पड़ता है तो वहां पे जो सरकार होती है, राज्य होता है, आपको प्रतिबंधित कर सकता है, आपकी स्वतंत्रता पे अंकुश रिस्ट्रिक्शन आपके लगाए जा सकती है। फिर आता है शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा? तो शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है यानी पावर का ट्रांसफर हो सकता है, हम अपनी विल को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और जो कि संप्रभु होती है, आपकी संप्रभु सॉवरेन होती है। तो किसने कहा? तो ये प्रसिद्ध कथन था किसका? रूसो का। तो रूसो आप सभी को पता है सामान्य इच्छा से आपका बिलोंग करते हैं, और सामान्य इच्छा जो कि सामूहिक इच्छा है, जनहित में सबकी इच्छाएं आपकी होती है। तो इससे रिलेटेड है ये आपका स्टेटमेंट। इसके अलावा सहिष्णुता पे 4 पत्र किसने लिखे थे? तो लेटर टॉलरेशन करके किसने ये लिखे थे? जैसे फर्स्ट लेटर ऑफ टॉलरेशन, सेकंड लेटर ऑफ टॉलरेशन, थर्ड लेटर ऑफ टॉलरेशन। तो ये जॉन लॉक ने आपके लिखे थे। तो इन्होंने बहुत सारे आपके लेटर्स लिखे थे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जॉन लॉक की, तो इन्होंने कभी भी आपका संप्रभु जो शब्द है, संप्रभुता जो शब्द है, इसका इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने हमेशा किया है आपका सर्वोच्च सत्ता का या सीमित सत्ता का प्रयोग किया है, लिमिटेड गवर्नमेंट का। तो जब हम बात करते हैं रूसो की, तो रूसो प्रयोग करता है सामान्य इच्छा का। और जब हम बात करते हैं हॉब्स की, तो हॉब्स बात करते हैं किसकी? असीम संप्रभुता की। और जब हम बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू, तो ये आपका शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से बिलोंग करते हैं। इनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, 1748 में लिखी, जहां पे इन्होंने शक्ति पृथक्करण का आपका सिद्धांत दिया था। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे सामान्य इच्छा, जो कि आपकी किससे रिलेटेड है? रूसो से। और असीम संप्रभुसत्ता, ये आपकी हॉब्स की, जो कि निरंकुश संप्रभु की बात करते हैं। सीमित सरकार लॉक की है। और नव राजनीतिक विज्ञान की किसने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया, राज्य शब्द का प्रयोग किया आधुनिक काल में? तो वो थे मैकियावेली। तो इसका आंसर हो गया ए का आपका डी। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है संपत्ति के श्रम का प्रथम
प्रस्तुतकर्ता कौन था? तो संपत्ति के स्तंभ का प्रथम प्रस्तुतकर्ता था जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं कि जो संपत्ति आपने अपने परिश्रम से, जिसने आपने अपनी मेहनत डाली है, वो आपकी संपत्ति है। और जॉन लॉक जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को आपका सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करना राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और राज्य आपका इसीलिए आपका बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है, या हॉब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है? तो कौन कहता है कि जो लेवियाथन है, जो कि आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करती है, किसकी? हॉब्स की। तो इसको सबसे आपका उत्तम रचना कहा है, तो ये किसने बोला है? तो ये कहा है आपका किसने? ऑक्सफोर्ड ने, माइकल ऑक्सफोर्ड का ये आपका कथन है। इसके अलावा सेबायन इसको एक महानतम ग्रंथ भी आपका कहता है। और जो वाहन होता है वो आपका एक थिंकर है, जो हॉब्स है उसका कट्टर विरोधी है। और यहाँ पे लेवियाथन, जिसमें कि हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात की है, 1651 में आपकी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है? तो हॉब्स ने हमेशा जो राज्य का दैवीय अधिकारों का सिद्धांत था, यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसको कि जेम्स प्रथम हो गए, ये बहुत सारे सपोर्ट करते थे, फिल्मर हो गया, इनका भी खंडन किया है। तो दैवीय अधिकारों का खंडन किया है, निरंकुशता इन्होंने माना है। इसके अलावा तर्क विवेक भी बल दिया है और गति भी बल दिया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति कार्ल मार्क्स और एंजल्स की है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये आपकी चार्ल्स डार्विन की है। द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, फिर आता है जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनएबिलिटी। तो जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स और एंजल्स की, तो जर्मन आइडियोलॉजी इनकी फेमस बुक है। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स जो है एक दूसरे के पूरक आपके माने जाते हैं। तो एक के बिना दूसरे का, एक के अभाव के बिना दूसरे की कोई मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स बुक लिखते थे और जो एंजल्स थे उसको मतलब छापते थे, उसको वो कराते थे। इसके अलावा इनकी फेमस बुक है, अगर इन्होंने साथ में लिखी है, तो वो है आपकी होली फैमिली यानी पवित्र परिवार। इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फिर आता है सिविल वॉर इन यूएस, अमेरिका में गृह युद्ध। इसके अलावा रेवोल्यूशन ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन। कौन कौन सी है? पहले तो जर्मन आइडियोलॉजी, पवित्र परिवार जिसको कि होली फैमिली आपका कहा जाता है, और आपका हो गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी हो गई आपकी। फिर आपका आता है सिविल वॉर इन यूएस और रेवोल्यूशन ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन। तो ये इनकी फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य जो कौन था जिसको तोड़ मोड़ तथा दल बदल के बाद आपका बनाया गया था? तो ये था आपका पेप्सू, जो कि आपका पंजाब भी इसको कहा जाता है। और अगर बात करें कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था, तो वो आपका केरल में लगा था, आप सभी जानते हैं। फिर आता है आपका 21वां क्वेश्चन कि किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर जगह जंजीरों में है? यानी कौन कहता है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन जंजीरों में आपका जकड़ा हुआ है? जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वो उनसे ज्यादा दास है। तो जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे भी उनसे सबसे ज्यादा दास है। तो ये मतलब ये आपका विरोधाभासी जो कथन है वो है रूसो का। फिर आता है मताधिकार का वह सिद्धांत जो अधिकांश देशों में अपनाया जाता है। तो वोटिंग का वह प्रिंसिपल मताधिकार का वो जो कि अधिकांश देशों में अपनाया जाता है वो है आपका आयु के आधार पे, एज के आधार पे। अगर बात करें एज के आधार पे तो भारत हो गया, आपका अमेरिका हो गया, यूके हो गया। तो यहाँ पे जो मतदान की आयु है वो आपका 18 वर्ष है। जापान में आपकी 25 वर्ष वोटिंग एज है। फिर अगर आपकी बात करें जर्मनी में तो वहाँ पे आपकी 20 वर्ष वोटिंग एज है। नॉर्वे में अगर बात करें तो वहाँ पे आपकी 23 वर्ष वोटिंग एज है। तो भारत, अमेरिका और यूके 18 वर्ष, जापान में है आपकी 25 वर्ष और जर्मनी में है आपकी 20 वर्ष और नॉर्वे में है आपकी कितनी? 23 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कौन नव उदारवाद से संबंधित है? तो नव उदारवाद आपका
इससे संबंधित कौन कौन से हैं, तो हैयक हो गए, मिल्टन फ्रीडमैन हो गए, रॉबर्ट नॉजिक हो गए। तो उपरोक्त सभी ये आपके नव उदारवाद से आपका संबंधित है। और ये आपका हस्तक्षेप की बात करते हैं कि राज्य को कल्याण के नाम पे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है। इसको मतलब दूर करने की बात करते हैं कि राज्य वर्तमान समय में आपका बहुत कल्याण भी कर रहा है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के भी हनन कर रहा है, और हमें आपका वहीं जाना है जहां से आपका उदारवाद आपका शुरू हुआ था, जिसको कि आप निगेटिव लिबरलिज्म भी आपका कहते हैं, नकारात्मक उदारवाद, जो कि आपका जॉन लॉक हो गए आपके, जो बोलते हैं कि राज्य जो है पुलिस स्टेट आपका रात्रि पहर राज्य के रूप में उसका मतलब उल्लेख किया गया था। वहां पे आपका व्यक्ति को स्वतंत्र, तो इनका महत्वपूर्ण नारा था रोलिंग बैक टू स्टेट, यानी जो पहले वाला जो राज्य था आपका जो कल्याण नहीं करता था वहीं पे हमें मूव करना है। फिर आता है वेल्थ ऑफ नेशन, निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो आप सभी जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि आपके अर्थशास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं, एडम स्मिथ। इनकी प्रसिद्ध रचना है 1776 में इन्होंने ये लिखी थी। और यहाँ पे इन्होंने लेसेस फेयर यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया है, मुक्त बाजार का, जहाँ पे कि राज्य जो है आपका बाजार जो क्रियाएं होती है, जो सप्लाई और डिमांड, वहां पे आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, फ्री मार्केट की बात करते हैं। फिर आता है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है, तो वैज्ञानिक समाजवाद, उदारवाद, फांसीवाद या व्यक्तिवाद का। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद, जब आपका ये जहाँ पे द्वंदात्मक भौतिकवाद जो शब्द है, इस शब्द का द्वंदात्मक जो शब्द है इसका प्रयोग आपका सबसे पहले हीगल ने किया था, और हीगल का था द्वंदात्मक आदर्शवाद। और जब हम बात करते हैं भौतिकवाद शब्द, तो ये फायरबाख का शब्द है, जो कि एक थिंकर है आपके, जिनसे कि कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित थे। तो कार्ल मार्क्स ने ये आपका सिद्धांत लिया है द्वंदात्मक, जो कि हीगल से लिया है, भौतिकवाद जो कि फायरबाख से लिया है। और कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे हीगल का जो आदर्शवाद था उसको आपका नहीं लिया है। तो ये आपका दो जर्मन थिंकर है, इन्होंने दिया था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं हीगल, तो हीगल हमेशा चेतना का जो सार है उसको बोलते हैं कि विचार आपका इम्पोर्टेंट है और आपका पदार्थ का कोई इम्पोर्टेंस आपके नहीं है, लेकिन जो कार्ल मार्क्स होते हैं वो पदार्थ को आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका देते हैं। इसके अलावा राज्य की भौतिकवादी व्याख्या के लिए आपका द्वंदात्मक भौतिकवाद काफी अच्छा कार्ल मार्क्स ने इसको माना है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक समाजवाद का, जिसको कि मार्क्सिज्म में आप कहते हैं। इसको आपका साइंटिफिक सोशलिज्म के नाम से भी आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता है, विशेषता नहीं है, तो एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है, यानी एक देश एक नेता की तानाशाही में आपका विश्वास करता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करता है, यस, अंतर्राष्ट्रीयवाद का, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र, इन सब का विरोध करता है कौन, फांसीवाद। और सर्वाधिकारवाद तानाशाही का समर्थन करता है, निरंकुशता का समर्थन करता है, लोकतंत्र का, समानता, स्वतंत्रता, इन सब का विरोध करता है। लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, तो लोकतंत्र का भी विरोध करता है, जितने भी लोकतंत्र से जुड़ी चीजें हैं, जैसे कि समानता हो गई, आपकी पार्टिसिपेशन हो गया, स्वतंत्रता हो गई, इन सब का विरोध करता है। और व्यक्तिवाद में विश्वास, तो यहाँ पे आपका व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता है। व्यक्तिवाद मीन्स उदारवाद, और उदारवाद आपको पता होगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता देने की बात करता है, राज्य को आपका कम करने की बात करता है, जो राज्य आपका कल्याण के नाम पे लोगों का शोषण करता है उसको कम करने की बात। तो फांसीवाद कहता है कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य के ऊपर कुछ भी नहीं है, राज्य ही आपका मेन एक्टर है। तो इटली में इसका जन्म हुआ था। आपने मुसोलिनी का नाम सुना होगा, हिटलर और मुसोलिनी, एक जर्मनी का तानाशाह था, एक आपका इटली का तानाशाह था। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है, तो जिसमें कि अल्पसंख्यकों का जो प्रतिनिधित्व है वो आपका अच्छे से हो सके, वो कौन सी प्रणाली है आपकी, संचित मताधिकार प्रणाली, नो, वयस्क मताधिकार, नो, और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, नो, ये है आपकी सूची प्रणाली। सूची प्रणाली का यहाँ पे मतलब है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये आपका पीआरआई जो सिस्टम है वो आपका अच्छा माना जाता है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि इसको मानी जाती है, जहाँ के कि अल्पसंख्यक आपका पार्टिसिपेट कर सके। फिर नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किससे अग्रसरित है, यानी लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की बात कौन करता है, तो ये कथन है किसका,
जेएस मिल का। तो जेएस मिल कहते हैं लोकतंत्र में जो मेजॉरिटी होती है, जो बहुमत होता है, वो आपका प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए आपका खतरा हो सकता है। इसके अलावा थॉमस पेन का नाम आपने सुना होगा, जो कि आपका अमेरिका से बिलोंग करते थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है डेमोक्रेसी इन अमेरिका करके। टॉकविली का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये आपका स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं टॉकविले और लॉर्ड एक्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। अधिनायक तंत्र निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो अधिनायक तंत्र जो किसका विलोम है आपका, किसका है? लोकतंत्र का। तो अधिनायक ने निरंकुश तंत्र, जहाँ पे केवल एक व्यक्ति हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो हम सभी जानते हैं लोकतंत्र की ये परिभाषा अब्राहम लिंकन की है, जहाँ पे लिंकन ने 1863 में इस परिभाषा को दोहराया था, जो कि सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? किलियोंग के द्वारा आपकी दी गई थी। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए आपका शासन है। इसके अलावा दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि सभी मनुष्य को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को आपका सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये भी परिभाषा किसकी है? लोकतंत्र की, अब्राहम लिंकन की है। और सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जो कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए शासन, जहाँ पे 1863 में उन्होंने एक भाषण दिया था, यहाँ पे ये परिभाषा उन्होंने दी थी। फिर आता है संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल है। तो संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल है आपका द्विदलीय प्रणाली, जो कि आपका ब्रिटेन में हो गई, यूके में, ब्रिटेन, यूके और आपका यूएस में हो गई। फिर आता है कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये कथन है जॉन ऑस्टिन का। फिर आता है भारत के संविधान में 86वें संवैधानिक के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो जो 86वां संवैधानिक संशोधन था आपका 2002 में, तो वहां पे एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले आपके 10 थे, एक और बन गया, तो टोटल कितने हुए? 11 हो गए आपके। फिर आता है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके जॉन ऑस्टिन। और इनके अलावा इसकी एक और भी पुस्तक है आपकी डिटरमाइंड जूरिस, लेटर्स ऑन डिटरमिनेट जूरिसडिक्शन करके, तो वो भी इनकी फेमस पुस्तक है। फिर आता है संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा? तो जब हम बात करते हैं संप्रभुता जो शब्द है, वो सबसे पहले आधुनिक काल में किसने प्रयोग किया था? तो जीन बौद्धा ने किया था। इस कारण से आधुनिक काल में इनको संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है, जिसको कि सर्वोच्च शक्ति कहते हैं आप। नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। तो कौन कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है? तो ये है लास्की का कथन। तो जब हम बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है, मिथक है, तो वो आपका जीडीएस कोल का कथन है। और यहाँ पे ये आपका लास्की का है, जिसमें कि इन्होंने मिथ्या कहा है। जब मिथक आएगा वो आपका जीडीएस कोल का होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। तो कौन कहता है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो ये परिभाषा है शीले की। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 48वां क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है? तो ये है आपका लॉर्ड एक्टन का कथन। तो ये आपका स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, जिसमें कि बहुत सारे विचारक आते हैं। लॉर्ड एक्टन हो गए, टॉकविले हो गया। इसके अलावा आपका अन्य विचारक जैसे कि जो एक दूसरे का पूरक मानते हैं, उसमें हो गए आपके मैकाइवर हो गया। फिर है इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरीज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था। तो जब हम बात करते हैं इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरीज प्रतिवेदन की, तो ये आपका किस राज्य से संबंधित था? तो ये आपका कल्याणकारी राज्य से संबंधित था। तो 1943 में लॉर्ड बेवरीज प्रतिवेदन आपका इंग्लैंड में लाया गया था, जहाँ पे जो 5 चीजों पे काफी फोकस किया गया था। 5 बुराइयों पे, गरीबी हो गई, भूखमरी हो गई, बेरोजगारी हो गई, इन पे। तो वर्तमान समय में अगर बात करें तो यूके को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है, क्योंकि वहीं से आपका इसकी शुरुआत हुई थी, लॉर्ड बेवरीज प्रतिवेदन। इसके अलावा अपने यूके का मतलब एक प्राइम मिनिस्टर थी, वहां पे उनका नाम आपका काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि रोनाल्ड रीगन मतलब यूएस में हो गए। मार्केट थैचर का नाम आपने सुना होगा।
तो ये आपका कल्याणकारी राज्य से आपका संबंधित है। फिर आपका आता है कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है। तो कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा लास्ट की इसकी बात करते हैं। और हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए कौन सा शब्द आपका प्रयोग किया गया था? तो हॉब्स ने राज्य को कौन से शब्द से इंगित किया है? वो है आपका कॉमनवेल्थ। और जब हम बात करते हैं हॉब्स ने राज्य को क्या बोला? आपका कॉमनवेल्थ बोला। इसके अलावा लॉक ने क्या बोला? समुदाय बोला। बर्दा ने आपका रिपब्लिक बोला। तो हॉब्स का है आपका यहाँ पे क्या? कॉमनवेल्थ। कम्युनिटी है किसका? जॉन लॉक का। रिपब्लिक है जीन बौदा का। इसके अलावा राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने दिया? कौन कहता है कि राज्य स्वयं में एक साध्य है? तो ये प्रसिद्ध कथन है आदर्शवादियों का। तो आदर्शवादी यहाँ पे आपके कौन है? तो आदर्शवाद जैसे कि ग्रीन हो गए, आपके बहुत सारे कांट हो गए, जो अन्य थिंकर है वुडरो विल्सन हो गया, तो सब बोलते हैं कि राज्य स्वयं में एक साध्य है। तो आदर्शवादी या उदारवादी भी आप इनको कह सकते हैं। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। तो किसने कहा कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है? तो ये कथन है हीगल का। विश्वात्मा का विचार राज्य इस धरा पे आपका ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है, जो कि जर्मन आदर्शवादी विचारक है आपके हीगल। इसके अलावा आपका यहाँ पे अगर बात करें दूसरा जो ऑप्शन है एम्पी फॉलेट, तो इन्होंने कहा कि राज्य को इन्होंने क्या बोला कि राज्य मतलब अपनी जो पुस्तक है न्यू स्टेट, इसमें इन्होंने कहा कि राज्य मेरी आत्मा का निवास राज्य है, यानी मेरी आत्मा का निवास राज्य है। ये किसका कथन है? एम्पी पॉलेट का है। न्यू स्टेट में इन्होंने इस कथन को मतलब कहा है। फिर आता है आपका नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक या सिविटास से हुई है। तो नागरिक शास्त्र की जो उत्पत्ति है आपकी, जो कि लैटिन भाषा के शब्द है सिविक्स और सिविटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉन लॉक। फिर आता है ग्राहम वेलेस, एलेक्स डी टॉक्विली, एम्पी फॉलेट। तो जॉन लॉक की प्रसिद्ध बुक है आपकी लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। फिर आता है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, तो ये टॉक्विली की है। ऊपर मैंने आपका थॉमस पेन बता दिया था, सॉरी। तो ये आपकी टॉक्विली की बुक है, थॉमस पेन की नहीं है। फिर आता है एम्पी फॉलेट, तो ये आपकी द न्यू स्टेट है, ग्राहम वेलेस की है आपकी ग्रेट सोसाइटी। इसके अलावा इनकी अन्य भी बुक है। तो यहाँ पे आपका ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया। तो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? तो कौन ऐसा थिंकर है जो कहता है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? तो ये प्रसिद्ध कथन है किसका? सीले का। तो ये किसका कथन है? सीले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने आज के। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, यानी पॉलिटिकल साइंस इज अ पावर ऑफ साइंस के रूप में, एज अ पावर ऑफ साइंस के रूप में डिफाइन करता है? तो वो है आपका कौन? कैटलिन, जो कि आपका एक यूएस का विचारक है, इनका प्रसिद्ध कथन है। इसके अलावा अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों का, एक का लेना कीमतों से, तो दूसरे का आपका मूल्यों से है। तो यह कथन किसका है? कौन कहता है कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र लोगों से है, एक का कीमतों से, दूसरों का मूल्यों से? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है गिल क्राइस्ट का। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो ये तिलक का कथन है। 1916 में इन्होंने ये नारा दिया था स्वराज, और यहाँ पे केवल राजनीतिक स्वराज की बात को नहीं कर रहे थे, वो आपका नैतिक स्वराज की बात भी इसमें कर रहे थे। फिर आपका आता है पहचाने कौन सा एक स्थानीय सरकार का कार्य नहीं है? तो स्थानीय सरकार का कार्य आपका कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपका स्टेट लिस्ट में आपका आता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता है, ग्रामीण आवास है, पेयजल प्रदान करना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जब हम बात करते हैं कांग्रेस से, तो महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में आपका भाग लिया था। नेक्स्ट है आपका कौन सा समूह गुट निरपेक्ष देशों के लिए जिम्मेदार है?
तो गुटनिरपेक्ष की अगर बात करें, नेम जो है 1961 में आपका इसका उदय हुआ था, जहाँ पे आपके दो ध्रुव थे जो कि विश्व पूरा टू गुट में आपका बटा था, और एक था पूंसीवादी साम्यवादी। तो यहाँ पे दोनों के बीच हमें शांति का मार्ग अपनाना था। तो 5 लोग थे, नेहरू, नासी टिटो हो गए, आपके सुकर्णो हो गए, वामे एनक्रुमा हो गए। इसके अलावा जो 5 लोग थे उन्होंने इसके बारे में आपका बताया था। राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ आपका राज्य के साथ होता है। तो ये है गार्नर का स्टेटमेंट। तो आज का अंत इस प्रैक्टिस सेट का आपका यहीं पे होता है, गार्नर के इस स्टेटमेंट के साथ कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये स्टेटमेंट है गार्नर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।